Now children, today we are going to start a new chapter, chapter number 3, the Delhi Sultanate. So firstly, the introduction. The period from 1206 to 1526 is considered the period of Delhi Sultanate because many Turkish and Afghan sultans ruled India during this period. अब जो पीरियड है 1206 से 1526 का, उसे कहा जाता है पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत, क्योंकि इस टाइम बहुत सारे टर्किश और अफगान सुल्तान्स जो थे उन्होंने रूल किया था. द स्लेव्स, द खलजी, द तुगलक, द सैयद एंड द लोदी आर द मेन डायनेस्टीज विच रूल्ड इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड. और इन सभी डायनेस्टीज ने रूल किया था इस पीरियड के दौरान. Since the Turkish and Afghan rulers were called sultans and they made their capital at Delhi, their rule came to be known as Delhi Sultanate. Many foreigners who visited India during this period throw light on the personality and reign of different rulers. अब बहुत सारे जो फॉरेनर्स जिन्होंने विजिट किया इंडिया इस पीरियड में, उन्होंने ये जो अलग अलग रूलर्स थे इनकी पर्सनालिटीज़ पे प्रकाश डाला. Among them, Ibn Battuta, Marco Polo and Nikitin are well known. Amir Khusro in Tughlaqnama and Tarikh-e-Alai, Zainuddin Barani's Tarikh-e-Firozi Shahi, etc. throw a good deal of light on the main events of the Delhi Sultanate period. और इन सभी में क्या पता चलता है, इन सब से जो दिल्ली सल्तनत पीरियड के मेन इवेंट्स हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है. द स्लेव डायनेस्टी. कुतुबुद्दीन ऐबक AD 1206 to 1210. कुतुबुद्दीन ऐबक इज कॉल्ड द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी. स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक. ही वॉज अ टर्किश ऑफ ऐबक ट्राइब. जो ऐबक ट्राइब है वहाँ का टर्किश था. He started his career as a slave of Ghori and the dynasty founded by him is known as the slave dynasty. उसने अपना करियर स्टार्ट किया एज अ स्लेव गौरी का, और उसने जो डायनेस्टी फाउंड की थी उसका नाम था स्लेव डायनेस्टी. कुतुबुद्दीन ऐबक was famous for his generosity and earned the title Lak-Baksh. कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ही जेनरस था और इसी कारण उसको एक टाइटल मिला था लक-बख्श का. ही लेड द फाउंडेशन ऑफ कुतुब मीनार इन दिल्ली. दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसका फाउंडेशन कुतुबुद्दीन ऐबक ने ले किया था. ही बिल्ट कुव्वतुल इस्लाम, द फर्स्ट मॉस्क इन इंडिया. पहला मॉस्क जो इंडिया में बनाया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था. कुतुबुद्दीन ऐबक रिमेन्ड द सुल्तान ऑफ दिल्ली फॉर 4 years. He died falling from a house in 1210 while playing polo. Next, Iltutmish, AD 1211 to 1236. After Aibak's death, his son Aram Shah ascended the throne, but he was soon replaced by Iltutmish, the son-in-law of Aibak. कुतुबुद्दीन ऐबक के डेथ के बाद उसका बेटा थ्रोन पे बैठा, लेकिन उसको बहुत जल्द ही रिप्लेस कर दिया इल्तुतमिश ने, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का सन इन लॉ था. फर्स्ट ही मेड तुर्कनई चहलगनी चालीसा, एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 40 स्ट्रॉन्ग नोबल्स. 40 स्ट्रॉन्ग नोबल्स का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया उसने पहले. देन ही डिवाइडेड हिज एम्पायर इनटू वेरियस पीसेस ऑफ लैंड. दीज पीसेस ऑफ लैंड वर कॉल्ड इक्ताल्स. और ये जो लैंड के पीसेस थे इन्हें कहा जाता था इक्ताज. द ऑफिसर्स एंड द नोबेल्स वर गिवन इक्ताज इन ल्यू ऑफ सैलरी. ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स. दीज कॉइन्स वर कॉल्ड टंका, सिल्वर कॉइन्स, एंड जितल, कॉपर कॉइन्स. लुक, दीज आर सम कॉइन्स ऑफ दिल्ली सल्तनत. दिल्ली सल्तनत के टाइम के ये कॉइन्स हैं. ओके. ही गॉट द कुतुब मीनार कंप्लीटेड which was started by Aibak. कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुतुब मीनार बनाना शुरू किया था उसको कंप्लीट किया इल्तुतमिश ने. He built a mosque at Badam and a tomb of red stone at Delhi. Iltutmish died in AD 1236.
Next comes Razia Sultan, AD 1236 to 1239. Before his death in AD 1236, Iltutmish had nominated his daughter Razia Sultan as his successor to the throne. अपनी डेथ से पहले ही इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया सुल्तान को नॉमिनेट किया था as a successor to his throne. He did this because he was not sure about the abilities of his son. इल्तुतमिश को अपने बेटों की एबिलिटीज पर भरोसा नहीं था, इसलिए उसने रजिया सुल्तान को अपनी बेटी को नॉमिनेट किया था थ्रोन के लिए. But the nobles were not ready to accept her as they did not like to be ruled by a woman. अब जो नोबेल्स थे उन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके ऊपर कोई वुमेन रूल करे. रजिया वॉज द ओनली वुमन हु असेंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली. एकमात्र रजिया सुल्ताना ही वो वुमेन थी जिन्होंने दिल्ली के थ्रोन पे असेंड किया था, बैठी थी. She was a wise and efficient ruler. She was very wise and efficient. She rode horses and behaved like a man. The nobles resented to be ruled by a woman and to obey her. लेकिन nobles उनका कहना नहीं मानना चाहते थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई लेडी, कोई वुमन उनको रूल करे. नसीरुद्दीन, AD 1246 to 1265. After Razia, a number of less important rulers came to power. रजिया सुल्तान के बाद जो रूलर्स आए पावर में वो लेस एफिशिएंट थे और लेस पावरफुल भी थे. From 1240 to 1246, there remained chaos and anarchy. इस दौरान chaos ही रहा क्योंकि कोई भी एफिशिएंट रूलर नहीं था. After 6 years of confusion, Nasiruddin, the brother of Razia, became the Sultan. और 6 years के confusion के बाद, chaos के बाद जो रजिया सुल्तान का ब्रदर था नसीरुद्दीन, वो सुल्तान बना. He was a weak ruler, वो भी weak ruler था. He was a ruler in name as all the powers rested in the hands of Balban, his advisor. नसीरुद्दीन का एडवाइजर था बलबन, सारे पावर्स उसके हाथ में थे, बलबन के हाथ में. नसीरुद्दीन तो जस्ट एक नाम के लिए रूलर था. Ghiyasuddin Balban, AD 1265 to 1286. After the death of Nasiruddin in AD 1265, Balban became the Sultan. Nasiruddin की डेथ के बाद बलबन सुल्तान बना. He was a man of firm determination. He tackled the difficulties very cautiously and with a heavy hand. और वो बहुत अच्छे से difficulties को tackle करता था. His policy is known as the blood and iron policy. The law and order situation was also deplorable. He broke the power of Chalisa, who had become more powerful than the Sultan. और जो चालीसा का जो पावर था उसको उसने तोड़ा क्योंकि वो सुल्तान से ज़्यादा पावरफुल हो गए थे. He confiscated their jagirs and punished them. जो चालीसास थे उनको पनिश किया. He reorganized his army and the administration. उसने अपनी आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन को reorganize किया. He suppressed the Mewatis and put them to death. Balban introduced spy system to know the activities of the nobles. उसने spy system भी introduce किया, spies depute किए जिससे कि nobles की activities के बारे में उसे पता चलता रहे. Balban encouraged people to do the sajda in his presence. Conservative Muslims thought it against the teaching of Islam. जो conservative Muslims थे उन्होंने ये जो सजदा शुरू किया था बलबन ने, इसको against the teaching of Islam समझते थे. He, however, was able to crush the power of the nobles and brought them under his control. उसने सभी nobles के पास को crush किया और उनको अपने control में ले लिया. He ruled for 20 years. He was one of the greatest rulers of the slave dynasty. और slave dynasty का सबसे great ruler था बलबन. He died in AD 1286 and his successors were not capable to preserve the dynasty. उसके जो successors थे उसकी death के बाद इस dynasty को preserve नहीं कर पाए, नहीं संभाल पाए. The slave dynasty could not last beyond AD 1290 and a new dynasty, Khalji dynasty, took the reign to the Sultanate. और इस dynasty के खत्म होने के बाद, slave dynasty के बाद एक नई dynasty आई, Khalji dynasty.
Now let's read about the Khalji dynasty. The Khalji dynasty. Jalaluddin Khalji, AD 1290 to 1296. Jalaluddin Khalji was the first Khalji ruler who ascended the throne in AD 1290 at the age of 70. जब वो 70 years का था जलालुद्दीन खलजी, तब वो थ्रोन पे बैठा. He was not a strong ruler. He followed a liberal and mild policy. जलालुद्दीन खलजी बहुत लिबरल था और बहुत माइल्ड पॉलिसी को अपनाता. He wanted to seek the cooperation of the people and run the administration. लोगों की मदद से वो एडमिनिस्ट्रेशन को रन करना चाहता था. He appointed his nephew and son-in-law Alauddin Khalji the governor of Awadh and Kara. Alauddin Khalji, AD 1296 to 1316. Alauddin Khalji was the most powerful ruler of this dynasty. Khalji dynasty का सबसे powerful ruler था Alauddin Khalji. He tried to win over the nobles by distributing wealth liberally. और nobles का दिल जीतने के लिए उसने liberally wealth distribute किया उनमें. He wanted to establish an all-India empire and conquer the whole world. In AD 1297, Alauddin Khalji sent an expedition against the ruler of Gujarat and annexed it along with Malwa. From these conquests, he earned a lot of money. In conquest से उसे बहुत सारा money earn किया. From here, he bought a slave named Malik Kafur, paying 1,000 dinar, who later helped his master to conquer the Deccan part of India. और जो उसने conquer किया था conquest से, उस conquest से उसने एक slave को खरीदा जिसका नाम था मलिक काफूर. बाद में इस slave ने बहुत हेल्प की अपने मास्टर की डेक्कन पार्ट ऑफ इंडिया को कॉन्कर करने में. He then turned his attention towards the Rajput kingdoms of Ranthambore and Chittor and annexed them. Alauddin was a lover of art and learning. He loved art and learning. Amir Khusro, a famous Persian poet, lived at his court. He got various buildings constructed. They included the Alai Darwaza, the Palace of Thousand Pillars and the Siri Fort near Delhi. जो अलग अलग बिल्डिंग्स बनवाई थी उनमें ये कुछ फेमस हैं जो दिल्ली में. Administration. Alauddin was an able administrator and he introduced some reforms to keep control over the nobles. अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो बहुत ही एबल एडमिनिस्ट्रेटर था और उसने कुछ रिफॉर्म्स किए थे जिससे कि वो नोबेल्स पे कंट्रोल कर सके. दीज वर अब वो रिफॉर्म्स कौन कौन से थे? पार्टीज एंड सोशल गैदरिंग्स वर रेस्ट्रिक्टेड. उसने सोशल गैदरिंग और पार्टीज को रेस्ट्रिक्ट कर दिया. ऑफिसर्स वर अपॉइंटेड टू कीप अ चेक ऑन द प्राइसेस. Prices were fixed and very little money was charged for essential commodities. Excess money with the nobles was extracted by heavy taxes. जो nobles के पास excess money होता था उनके ऊपर heavy taxes लगा के उसको निकाल लिया जाता था, उनसे ले लिया जाता था. An efficient spy system was organized. To avoid any substitution, he kept full record of his soldiers, Hulia and Da. Alauddin Khalji died in AD 1316. After his death, the dynasty could not survive. अलाउद्दीन खिलजी के डेथ के बाद खिलजी डायनेस्टी सर्वाइव नहीं कर पाई. गयासुद्दीन तुगलक कैप्चर्ड द थ्रोन. गयासुद्दीन तुगलक ने थ्रोन को कैप्चर कर लिया. नाउ स्टार्टेड द तुगलक डायनेस्टी. गयासुद्दीन तुगलक AD 1320 to 1324. Giyas Malik founded the Tughlaq dynasty. He became the sultan as Giyasuddin Tughlaq. He had worked as a general of Alauddin Khilji. किसका जनरल था ये? अलाउद्दीन खिलजी का जनरल था गियासुद्दीन तुगलक. He launched various schemes for the welfare of the people. He built a city called Tughlaqabad near Delhi. दिल्ली के पास जो तुगलकाबाद है वो गियासुद्दीन तुगलक ने बनवाया. He led expeditions in Warangal, Orissa and Bengal to enlarge his kingdom. This is Tughlaqabad, Delhi. Now let's read about Muhammad bin Tughlaq, AD 1324 to 1351. After returning from Bengal, Prince Jana Khan
raised a big gate to welcome his father, गियासुद्दीन तुगलक। अब बंगाल से वापस आने के बाद जो प्रिंस जौना खान था उसने एक बहुत बड़ा गेट अपने फादर को वेलकम करने के लिए किया। गियासुद्दीन तुगलक was his father. The Sultan was killed while entering the gate because it collapsed. अब जो गेट बनवाया था वो कोलैप्स कर गया और जैसे ही सुल्तान was entering the gate वो गेट गिर गया उन पे। It is believed that जौना खान hatched a plot to kill his father. ये माना जाता है कि जौना खान ने ये जानबूझ के किया था जिससे कि वो अपने फादर को मार सके। Thus Jona Khan became the Sultan as Muhammad bin Tughlaq in 1324 और यही जौना खान मोहम्मद बिन तुगलक बना, सुल्तान बना। Muhammad bin Tughlaq was the most intelligent scholar and he had mastery in mathematics, astronomy, medicine, philosophy, etc. बहुत intelligent scholar था। He was bestowed with a keen memory and extraordinary intellect. उसकी memory बहुत sharp memory थी और extraordinary intellectual भी था। He was a man of various ideas. He was very generous. In spite of being a staunch Muslim, he was liberal towards other religions. दूसरे religions के प्रति भी वो बहुत liberal था। We can know more about Muhammad bin Tughlaq from the writings of Barni and Ibn Battuta. Now, case study Muhammad bin Tughlaq. Muhammad bin Tughlaq was wise and mad at the same time. वो wise भी था और पागल भी था। All his plans and schemes were wise, but he executed them without proper thought and reasoning. उसके जितने भी plans और schemes थे वो सभी wisely बनाए गए थे लेकिन उनको execute properly नहीं करता था। Because of this, many of his experiments failed और इसी की वजह से उसके बहुत सारे experiments fail हो गए। That is why historians have called him a mixture of opposites. Muhammad bin Tughlaq transferred the capital from Delhi to Devagiri in AD 1327. He named it Daulatabad. Instead of shifting the government officials, he ordered all the people to move to Daulatabad. उसने ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो थे उनको केवल उन्हीं को नहीं कहा मूव करने के लिए, उसने वहाँ जितने भी लोग रहते थे सबको मूव करवा दिया दौलताबाद। People suffered a lot in this long journey और इस लंबी जर्नी में लोगों ने बहुत सफ़र किया। A large number of people died on the way. People could not adjust in the new environment. Soon Muhammad bin Tughlaq realized his folly and ordered the people to return to Delhi. अब कुछ लोग रास्ते में ही मर गए, इतनी लंबी जर्नी नहीं सह पाए, वो नई जगह पे जाके नया एनवायरनमेंट सूट नहीं किया उनको। जल्दी ही मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने लोगों को वापस दिल्ली बुला लिया। It added a burden to the exchequer and caused a number of deaths. He introduced a currency of copper coins in place of gold and silver coins. Silver और gold coins के जगह पे उसने copper coins introduce किए. This copper coin was to have the same value as the silver coin. The plan in itself was good, but the Sultan could not take any step to check forgery, and the result was that people began to mint coins in their houses. अब ये आइडिया तो बहुत अच्छा था कि कॉपर कॉइन इसने इंट्रोड्यूस जो किया था वो बिल्कुल उसी वैल्यू का था जैसे कि सिल्वर कॉइन का जितनी वैल्यू थी उतनी वैल्यू का वो कॉपर कॉइन था, लेकिन वो फॉर्जरी को चेक नहीं कर पाया सुल्तान और इसका रिजल्ट ये हुआ लोग अपने घरों में नकली कॉइन्स बनाने लगे। As a result, foreign trade began to suffer. The state treasury was thus flooded with forged coins और state treasury में forged coins आने लगे। This scheme would have been successful if he had controlled people from minting the new coins. At last, the Sultan decided to withdraw the copper coins and the people were paid back in gold and silver coins. और धीरे धीरे सुल्तान ने डिसाइड किया कि ये कॉपर कॉइन्स को विथड्रॉ कर लिया जाए और उसकी जगह पे गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स ही पे बैक किए जाने लगे। इट रूइंड द इकोनॉमी ऑफ द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की इकोनॉमी जो थी वो पूरी रूइन हो गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक थॉट ऑफ कॉन्करिंग द वर्ल्ड।
he decided to conquer Iran and he raised a large army. उसने पूरी दुनिया को कॉन्कर करने का प्लान बनाया था और उसने पहले ईरान को कॉन्कर करने के लिए एक बहुत बड़ी आर्मी बनाई, बट अल्टीमेटली ही अबंडन दिस प्लान। लेकिन कुछ टाइम बाद उसने ये प्लान फिनिश कर दिया। ही सेंट हिज आर्मी टू कॉन्कर चाइना। अब उसने अपनी आर्मी को भेजा चाइना कॉन्कर करने के लिए। A large number of soldiers died while crossing the Himalayas and only 10 soldiers returned. बहुत सारे सोल्जर्स मर गए रास्ते में जब वो हिमालयास पार कर रहे थे और केवल 10 सोल्जर्स ही वापस आए। Thus, Tughlaq's plan of world conquest also ended in failure. Moreover, it caused heavy loss to the exchequer. Firoz Shah Tughlaq, AD 1351 to 1388. Muhammad bin Tughlaq was succeeded by Firoz Shah Tughlaq. फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक को सक्सीड किया। इन ऑर्डर टू ब्रिंग द स्टेट ऑफ नॉर्मलिसी ही टुक वेरियस स्टेप्स। चीज़ों को नॉर्मल करने के लिए उसने बहुत सारे स्टेप्स उठाए। ही रिवाइव द जागीर सिस्टम एंड गेव जागीर्स टू नोबेल्स इंस्टेड ऑफ सैलरीज। ही इंट्रोड्यूस मेनी रिफॉर्म्स एंड स्कीम्स इन द कंट्री। बहुत सारे रिफॉर्म्स और स्कीम्स उसने इंट्रोड्यूस किए कंट्री में। ही रिड्यूस द लैंड रेवेन्यू। हिज पीरियड इज जनरली द पीरियड ऑफ पीस एंड डेवलपमेंट। उसका ये जो पीरियड था रूलिंग का वो एक पीरियड था पीस और डेवलपमेंट का। ही कंस्ट्रक्टेड 4 कैनाल्स। द ओल्ड यमुना कैनाल वॉज डग ड्यूरिंग हिज पीरियड। 4 कैनाल्स बनाए थे उसने। द वेस्ट लैंड वॉज ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन। द इरिगेशन सिस्टम वॉज इम्प्रूव्ड विच हेल्प्ड इन द प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड ट्रेड। इरिगेशन सिस्टम को भी उसने इम्प्रूव किया। He also got various dams constructed and a number of wells were dug. Wells or dams bhi banwaye. Firoz Shah built many new towns and cities such as Firozabad, Hisar, Firoza and Jaunpur. He also brought 2 pillars of Ashoka to Delhi to decorate his capital. अपनी capital को decorate करने के लिए वो अशोका के 2 pillars भी लाया। He also laid many gardens in Delhi. After the death of Firoz Shah, his empire broke up. फिरोज शाह की डेथ के बाद उसका एम्पायर टूट गया। Many regions became independent. Soon the Sultanate was reduced to Delhi and the surrounding areas. Look, this is the tomb of Firoz Shah Tughlaq, Delhi. Next comes Taimur's invasion. Taimur, a Turkish chief, ruled over a vast empire in Central Asia. At a very young age, Taimur lost one of his legs and he came to be known as Tamerlane. He invaded India in AD 1398 in a planned way to capture the wealth. और wealth को capture करने के लिए उसने बहुत अच्छी planning के साथ इंडिया को invade किया। Taimur took away a large quantity of gold, diamond, silver और इंडिया से वो gold, diamond, silver बहुत huge amount में लेके गया। The Sayyid dynasty. The Sayyid dynasty was founded by Khizr Khan, the governor of Punjab in AD 1414. The Sayyids ruled from AD 1414 to 1451. During this period, 4 rulers ruled over Delhi. The last ruler, Alauddin Alam Shah, was weak. He was overthrown by Bahlol Lodi, the ruler of Sirhind. Bahlol Lodi laid the foundation of the Lodi dynasty in AD 1451. और लोधी डायनेस्टी का फाउंडेशन किसने ले किया था? बहलोल लोधी ने। बहलोल लोधी 1415 to 1489, the founder of the Lodi dynasty, was a brave general. He tried to maintain law and order in the Sultanate. He curbed the powers of provincial governors. He behaved with the Afghan nobles with equality. और जो अफगान नोबल्स थे उनके साथ वो इक्वालिटी के साथ बिहेव करता था। He died in AD 1489. Next was Sikandar Lodi, AD 1489 to 1517. Sikandar Lodi was one of the greatest rulers of the Lodi dynasty. He tried to consolidate his power by all means. He brought all the nobles under his control. He built Agra in 1506 and made it the second capital of the Lodis. आगरा को उसने second capital बनाया लोदीज का। He died in AD 1570. Then came Ibrahim Lodi, AD 1517 to 1526.
इब्राहिम लोदी सक्सीडेड सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी को किसने सक्सीड किया? इब्राहिम लोदी ने। ही वॉज अ क्रूअल एंड शॉर्ट टेम्पर्ड रूलर। बहुत क्रूअल था और बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड था। बाय हिज एक्शन इब्राहिम डिस्प्लीज्ड हिज नोबेल्स एंड दे स्टार्टेड प्लॉटिंग अगेंस्ट हिम। इब्राहिम के इन एक्शंस से जितने भी नोबेल्स थे वो सब डिस्प्लीज थे। वेरियस रिवोल्ट्स ब्रोक आउट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और इस कारण कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में रिवोल्ट्स ने जन्म लिया। मैनी नोबेल्स डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स इंडिपेंडेंट, और बहुत सारे नोबेल्स ने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। जलाल हिज ब्रदर डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द सुल्तान ऑफ जौनपुर। बहलोल लोदी का जो ब्रदर था जलाल, उसने सुल्तान ऑफ जौनपुर डिक्लेयर कर दिया खुद को। दरिया खान टू डिक्लेयर हिज इंडिपेंडेंस इन बिहार, एंड सिमिलर वॉज द केस विद दौलत खान ऑफ पंजाब। सभी नोबेल्स ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। लेटर आलम खान, हिज अंकल, एंड दौलत खान एंड राणा सांगा ऑफ मेवाड़ इन्वाइटेड बाबर, द किंग ऑफ काबुल, टू इन्वेड इंडिया. Babur invaded India in AD 1526 and a fierce battle took place in Panipat in which Ibrahim Lodi was defeated and killed. और बाबर ने जब इन्वेड किया इंडिया तो एक बहुत फियर्स बैटल हुआ इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें कि इब्राहिम लोदी हार गया और उसको मार दिया। बाबर लेड द फाउंडेशन ऑफ द मुगल रूल इन इंडिया, और बाबर ने किसका फाउंडेशन ले किया? मुगल रूल का फाउंडेशन इंडिया में ले किया। Now children, let's read about the causes of the downfall of the Delhi Sultanate. Many causes were responsible for the downfall of the Delhi Sultanate. क्या थे वो causes? The sultans were despotic in nature and never tried to understand their subjects. जो सुल्तान्स थे वो कभी भी अपने सब्जेक्ट्स को समझना नहीं चाहते थे। Most of the sultans were intolerant towards the Hindus. The temples of the Hindus were destroyed and they were made to pay jizya. Temples को destroy किया गया हिंदूज के। The army was ill organized and ill disciplined. The Jagirdari system was ruinous as it created powerful nobles who were always in search of an opportunity to rise in revolt against the weak rulers. There was no definite law of succession, only the record could decide succession. So these were the causes of downfall of Delhi Sultanate. There was no definite law of succession. कोई definite law नहीं था succession का. Only the record could decide succession. So there were continuous wars and intrigues for the throne. The invasions of the Mongols also weakened the empire. So these were the reasons for which there was a downfall of the Delhi Sultanate. Now, political institutions. The sultans used to administer all the functions of the government. There were 4 departments to run the government, which was supervised by a minister or high officer. The wazir was the chief minister who headed the Diwani Wizarat. The bakshi was the paymaster of the army. The department of Diwani Insha looked after the state correspondence, while the Diwani Risalat looked after religious affairs. Qazi-ul-Quzat was the head of the judiciary. Barits were the spies under the supervision of Chief Barit. So these were some of the political institutions. Now, few terms to learn. Iktas, a piece of land that is given to the officers and nobles in lieu of salary. Jazia, a tax to be collected from non-Muslims. Chalisa, a group of strong nobles established by Iltutmish to administrate properly. Now children, let's recapitulate. Qutbuddin Aibak was the founder of slave dynasty. The other rulers of this dynasty were Iltutmish, Razia Sultan, Nasiruddin and Ghiyasuddin Balban. The slave dynasty could not last beyond AD 1290 and a new dynasty, the Khalji dynasty, took the region of the Sultanate. Alauddin Khalji was the greatest king of the Khalji dynasty. Ghiyasuddin Tughlaq was the founder of Tughlaq dynasty.
Muhammad bin Tughlaq did many experiments but failed to get the fruitful result because of haste. Khizr Khan was the founder of Sayyid dynasty. This dynasty ruled from 1414 to 1451. Bahlol Lodi was the founder of this dynasty. Sikandar Lodi was a capable ruler of this dynasty. The Delhi Sultanate showed keen interest in art and architecture. The introduction of miniature paintings became popular during Sultanate period. Now let's do some exercises. Take the correct option. Razia was the daughter of Qutbuddin Aibak, Iltutmish, Ibrahim Lodi, Ghiyasuddin Tughlaq. She was the daughter of Iltutmish. The Sayyid dynasty was founded by Taimur, Babur, Firoz Shah Tughlaq, Khizr Khan. Taimur. The most important post next to Sultan was Wazir, Diwan-e-Insha, Diwan-e-Risalat, Chief Barrack. It was Chief Barrack. Muhammad bin Tughlaq introduced iron coins, silver coins, gold coins, copper coins. He introduced copper coins. Which of these was called a mixture of opposites? Firoz Shah Tughlaq, Alauddin Khalji, Iltutmish, Muhammad bin Tughlaq. Now fill in the blanks with the appropriate words. The Qutub Minar was completed by Iltutmish. Balban introduced a dash to know the activities of his nobles. He introduced the spy system. Fine. Dash laid the foundation of the Mughal rule in India. Babur laid the foundation. Dash founded the slave dynasty. Qutbuddin Aibak. Qutbuddin Aibak founded the slave dynasty. Firoz Shah revived the Jagir system. He revived the Jagir system. Okay, children? Now state whether true or false. Razia Sultan was the only woman to ascend the throne of Delhi. Yes, this is true. Balban's policy is known as the blood and iron policy. Yes, true. The Lodi dynasty was founded by Sikandar Lodi. False. Firoz Shah Tughlaq was known for his reforms. True. Jizya was imposed only on downtrodden people. False. Now children, let's match the following. Madarsa. Madarsa, it's a Muslim school. Chalisa. Chalisa, a group of 40 strong nobles for administration. Jizya, a tax to be collected from non-Muslims. Then octroi duty. Octroi duty is exchange and transportation of commercial goods. And Razia Sultan, the only woman ruler of Delhi. Fine children, understood? So here we end the chapter and I hope you all have very well understood. Thanks for watching the video. We'll meet again with a new chapter, something new to learn. Till then, stay blessed, stay happy. Bye.